मैं आई कम इन सर? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। थैंक यू सर। विनोद, जी सर। तो दूसरा इंटरव्यू देना है। यस सर। 2000 कब दिया था? 2021 में। 21 में दिया था। ज्योग्राफी आपने पढ़ रखी है ना? हाँ सर। अभी के समय में पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन जी सर। तीनों में ज्यादा महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकली जी सर। कौन सा है? इंडियन ओशन सर। क्यों? सर कि इंडियन ओशन वैश्विक 35% से अधिक सर व्यापार में भागीदारी निभाता है। इसके अलावा 70 से 80% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर जो व्यापार मार्ग का उपयोग किया जाता है उसमें इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसका महत्वपूर्ण योगदान है सर। हाई रिस्क एरियाज कौन कौन से हैं इंडियन ओशन में? सर मलक्का स्ट्रेट हो गया एक तो सर, दूसरा सोमालिया क्षेत्र। कोई ऐसी संस्था है इंटरनेशनली जो हाई रिस्क एरिया आइडेंटिफाई करती है या हर कंट्री अपने अपने तरीके से तय करती है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, और भारत का जो समुद्रवर्ती क्षेत्र है उसमें कोई खतरा है कहीं से? सर मेनली जो खतरा है वो सर वो अरेबियन सी में है, सोमालिया पायरेट्स के खतरा। सर इसके अलावा और अन्य समस्या तो नहीं है सर इसमें। और कहीं से कोई चुनौतियां, खतरा नहीं है भारत को अपने मैरीटाइम टेरिटरी में? सर इसके अलावा जैसे टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो गई सीमा पार। सर इसके अलावा पायरेसी भी एक खतरा है सर। पायरेसी कहाँ हो रही है? सर जैसे श्रीलंका, पाक की खाड़ी में सर, श्रीलंका से। पाक की खाड़ी में? जी सर। पाक की खाड़ी तो नेविगेबल है नहीं। सर लेकिन सर छोटे बोट्स का उपयोग करके सर जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इलीगल जो वर्किंग करते हैं सर वो अपने हथियारों की या फिर और भी कुछ इलीगल पदार्थों की सर उसमें सर राइट उनका टू व्यापार करते हैं। इनोसेंट पैसेज सुना है? जी सर। राइट टू इनोसेंट पैसेज। सॉरी सर। Vinod, what is this Red Cross Society? What does it do? What are this charter? And what state is it in India? मैं हिंदी में बोलता हूँ, समझ गए होंगे आपको। आप यूर इन दिल्ली, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी उसी का ऑफशूट द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। इसके क्या चार्टर हैं, क्या करती है, और व्हाट डू यू फील इसके बारे में कि और इसको एनर्जाइज करना चाहिए और वी शुड क्लोज इट बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, वेज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ सोसाइटी। जी सर। तो बताइए इसके बारे में जरा। सर रेड क्रॉस सोसाइटी एक मानव हितार्थ संस्था है, ह्यूमैनिटेरियन एड। सर जो सर प्राकृतिक आपदाओं या फिर कब शुरू हुआ था, व्हाट इज द ओरिजिन फॉर इट, ये सब थोड़ा सर बताइए ना। इसका ओरिजिन है सर हेनरी डुडेंट ने किया था सर। ये व्यवसायी थे हेनरी डुडेंट, उन्होंने 1863 में हुआ था सर ये जिनेवा सम्मेलन के तहत। और भारत में सर 1920 के समय जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर सोशल एम्बुलेंस सर्विसेज और ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी ने मिलकर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया था सर। ठीक सर उसके बाद में 1992 में भारत सरकार ने इसको एक एक्ट के तहत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन का स्थापित की थी सर, जो मानव हितार्थ कार्यों के अलावा और अन्य भी सर बाढ़ पीड़ितों में और अन्य भी सहायता करती है चिकित्सक। अभी आपने किसी और विजिट किया है सोसाइटी को, रेड क्रॉस दिल्ली में जैसे है उधर, और कहीं भी हर इनफैक्ट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। सॉरी सर। रेड क्रॉस इज एट एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल। यस सर। बट दे आर एलिंग, मतलब कि उनका फंडिंग, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका वांटिंग, ये सब में क्या क्या कमी है, कुछ है इसके बारे में आइडिया आपको? नहीं सर कॉलेज के बाद में मैंने चलिए visit किया मूव। आपने किया है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। जी सर। बट लॉट ऑफ चैप्स डू बीटेक और बीएससी इन आईटी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीटेक एंड बीएससी इन, एंड व्हाट इज डिफरेंस इन कम्युनिकेशन एंड आईटी फॉर ए लेमैन? मेरे को समझाइए कि इन चारों में कौन क्या करता है, क्यों इनका नाम अलग अलग है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? सर बीटेक का मुझे पता है सर, बीएससी के बारे में पता नहीं है सर। बीएससी आईटी करते हैं, आई थिंक दिस वन ऑफ द डिग्रीज दैट, तो लिस्ट ऑफ डिग्रीज हो गया। सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसके बारे में। तो
उस दोनों में फ़र्क क्या है वो तो बताइए कम से कम। पता है और नहीं उन्हें, बट यू आर नाउ टुडे अपेयरिंग फॉर दिस थिंग, यू शुड बी एबल टू एनालाइज कि इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन में दिस आर द सिलेबस, दिस इज द स्कोप, दिस इज व्हाट दिस इट डज, आईटी में ए बी सी डी, कुछ तो बताओ, एवरीथिंग यू डोंट हैव टू नो बिफोर जी दिस। सर। बताइए। सर कम्युनिकेशन के अंतर्गत संचार सुविधाओं को संचार के सर संचार सुविधाओं से संबंधित विशेषताओं का सर वो वर्णन किया गया है इसमें। तो जबकि आईआईटी का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है, जिसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हो गया, भारत नेट जैसी सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। सर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का एक उपभाग है कि सर जबकि आईटी क्षेत्र हो गया सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आता भी है। इसके अलावा सर अन्य फील्ड भी है जो आईटी को समाहित करती है सर। ओके, सेमीकंडक्टर, लेट मी, आजकल बहुत उसके ऊपर चर्चा हो रही है, बिकॉज सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया को आजकल चलाती है, एवरीथिंग, गाड़ी, टीवी, और हर चीज़ में सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं। हाँ, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू डेवलप सेमीकंडक्टर का एंटाइज कर रही है। जी सर। अभी लेटेस्ट, व्हाट इज दैट लेटेस्ट सेमीकंडक्टर में क्या टेक्नोलॉजी है? वो है ना सम 7 mm 1 mm ओनली, ताइवान की जो TMSC बोलते हैं, ताइवान सम स्टेट कॉरपोरेशन, विच यदि कल कोलैप्स हो जाएगा, यदि चाइना उसको अटैक कर देगा तो पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। तो व्हाट इज दैट सेमीकंडक्टर, हाउ इट इज़ मेड, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर सेमीकंडक्टर एक अर्धचालक होता है सर, जिसमें जर्मेनियम और गया, आर्सेनियम हो गया आदि से उपयोग करके बनाया जाता है सर। इसके अलावा सर वर्तमान समय में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है, जिनमें आईसी होगी, चिप होगी, उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सर। साथ ही इसके अलावा जो महत्वपूर्ण आईटी से संबंधित सुविधाएं हैं सर, जिनमें उन पे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उपयोग होते हैं सर, उनमें चिप की, सेमीकंडक्टर की महत्वपूर्ण भागीदारी है। व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट? सर इंडिया के लिए मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट यह है कि भारत के अंतर्गत सर भारत की छोड़िए, दुनिया का ये, दिस इज नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द होल वर्ल्ड। जी सर। Even US also is facing the same problem, is and also trying to do, in case tomorrow that the only factory which is developing Taiwan में जो है collapse कर जाएगी, so the whole world will come to a stop. So what is the critical part? सर क्रिटिकल पार्ट ये है कि सर in the semiconductor, जो महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है सर, उनमें ताइवान का महत्वपूर्ण स्थान है सर। मैं आप सेमीकंडक्टर बताओ यार, छोड़ो ताइवान की, छोड़िए भाई। प्रॉब्लम है या फिर इनपुट जो है रॉ मटेरियल, वो इशू है, क्या इशू है? सर इनपुट नैनो There चिप are three things. One is that raw materials, which all countries are holding that raw material. इसमें most 98% is with China. जी सर। जहाँ तक कि ड्राइंग्स की सवाल है, ड्राइंग जो होती है ना, दैट्स इज द US, जी सर। that Nvidia and all those companies are holding it. But manufacturing finally is that Taiwan. You talk like this, those people will layman में ये जानना चाहेंगे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा है, जी सर। एंड आजकल दुनिया में काफ़ी लड़ाई चल रही है ज्योग्राफी पे ही, मतलब बॉर्डर्स का क्रिएशन कब हुआ था? शुरू से जब दुनिया बनी है तब से बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर एक स्टेज पे आए थे। कब आया था बॉर्डर का क्या कंसेप्ट है, और अभी जो लड़ाई चल रही है क्यों चल रही है? कोई एक एग्जांपल दीजिए, किस टाइप के बॉर्डर में किस टाइप की हो रही है? सर बॉर्डर फॉर्मेशन के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन बॉर्डर सर एक राजनीतिक सीमा होती है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र की अंतिम सीमा का निर्धारण होता है। उसके भूभाग, उसकी सरकार की जो भी नीति इम्प्लीमेंट होगी वो उसी सीमा तक होगी सर। सर वर्तमान समय में बहुत से ऐसे देश हैं जिनके बीच में क्रिटिकल बॉर्डर कंडीशन बनी हुई है, जैसे भारत पाकिस्तान हो गया, अभी इजराइल फिलिस्तीन विवाद है, यूक्रेन और रशिया विवाद हो गया। फाइनली मुझे बताइए, जो इंडिया का जो मैप देखा आपने? जी सर। इंडिया का लोकेशन देखा है, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। इज इंडिया क्या बोलते हैं, जो लोकेशन है हमारा है, जिस तरह से हम बने हुए हैं, इज इट ए ब्लेसिंग और इट इज ए कर्स फॉर अस? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। भारत की जो परिस्थिति है भौगोलिक, वो भारत के लिए वरदान है कि अभिशाप है? थैंक यू सर। जी सर। जो हमारे फिजिकल कहते हैं ना कि कोई किसी कंट्री का, आपका ही, लेट मी टेल यू, यू आर फ्रॉम राजस्थान। Rajasthan is a closed border state. Yes sir. There is a Kerala, there is a Tamil Nadu. They are open this, so they are little more prosperous than you.
Similarly, मैं इंडिया with respect to Pakistan, let's see, who's got a better advantage and क्या क्या advantage है हमारे को लोकेशन में, जोग्राफिकल में? सर अगर जियोग्राफिकल लोकेशन देखा जाए तो भारत के पास समुद्री और स्थलीय दोनों स्तर पर संसाधनों की प्राप्ति हो गई। व्यापार के लिए बेहतर ही है, बंदरगाह भी सुविधाएं हैं। वो तो अफ्रीकन कंट्रीज के भी हैं, बट व्हाई आर दे नॉट इसके अलावा डेवलप्ड? सर हिंद महासागर क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति है सर, मलक्का स्ट्रेट और रेड सी को आपस में जोड़ता है, तो उसमें भी भारत एक चेक पॉइंट के रूप में काम करता है। चाइना और इंडिया में हु इज बेटर, हु इज मोर ब्लेसेड, जो माने एज फार ज्योग्राफी इज कंसर्न, ज्योग्राफी के मामले में चाइना और इंडिया में किसको ईश्वर ने ज़्यादा वो दे रखा है? रिसर्च एनालिसिस के साथ बताइए, ऐसे नहीं जस्ट आई एम नॉट आस्किंग लाइक ए पॉइंट कि सर चाइना ठीक है, इंडिया खराब है, क्यों है, क्या है, उनकी क्या खसूसियत है, किस तरह से वो प्रोटेक्टेड हैं, ये सब कुछ बताइए। आपने ऑप्शनल में ज्योग्राफी रखा हुआ है। सर दोनों के लिए चुनौतियाँ भी है और लाभ भी है सर इसमें। सर अगर चुनौतियों के स्तर पर देखा जाए चाइना के लिए, तो रशिया के साथ उसका मंचूरिया के अंतर्गत विवाद चल रहा है, उत्तरी चाइना के साथ। इसके अलावा सर चाइना का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके पूर्वी क्षेत्र जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर लाभ के स्तर पर देखा जाए तो चाइना विश्व में कई स्थानों पर नंबर 1 में, जैसे संसाधनों के स्तर पर क्रिटिकल जो मटेरियल हो गया, रॉ अर्थ मटेरियल, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी वर्तमान में सर एक आर्थिक पावर भी बन रहा है सर। ये उसकी महत्वपूर्ण सर लाभ है जो उसको जोग्राफिकली कंडीशन प्रोवाइड करवाती है। इसी हिसाब से अगर भारत के लिए लाभ की स्थिति देखा जाए तो सर हिंद महासागर में उसकी अवस्थिति होगी सर। इसके अलावा भारत एक संसाधनों से रिच स्टेट है, लोहा हो गया, कोयला हो गया सर। इसके अलावा सर उसकी जो बाउंड्रीज है अपने कंट्रीज पड़ोसी कंट्रियों के साथ सर, उसको एडवांटेज के स्तर पर आपसी समझौते बनाना, बेहतर कनेक्टिविटी को लोग पहुंचाना या भारत की जो फ्रेंडली नीतिज अपने देशों के प्रति, तो उनको इम्प्लीमेंट करने में सहायता करती है। लेकिन वहीं अगर हानि के स्तर पर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, भारत चाइना का बॉर्डर हो गया। इसके अलावा सर जो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट की समस्याएं, वो भी उसको अपने बॉर्डर के कारण सहन करना पड़ता है सर। 2 सुपर पावर थे अभी कुछ दिन पहले तक, यूएसएसआर और यूएसए। ज्योग्राफी का किसको एडवांटेज था? यूएस वर्सेस रशिया ले लीजिए, किस टाइप का एडवांटेज है, सभी जिसका भी नाम लेते हैं? सर रशिया के लिए ये जो हार्टलैंड थ्योरी आई थी सर, उसके अंतर्गत कहा गया था इसके बारे में कि ये अपने आप से एक प्राकृतिक रूप से सुरक्षित दीवार के अंदर है, तो इस पर कोई हमला नहीं कर सकता। उसके बाद में रिमलैंड का सिद्धांत आया। हार्टलैंड इज नॉट रशिया, हार्टलैंड दैट अदर स्टेट्स अराउंड रशिया, दोस पामीर एंड ये जो जितने अजरबैजान, ये सब, दीज आर कॉल्ड हार्टलैंड स्टेट्स, नॉट रशिया। सॉरी रशिया हैज गॉट ए कर्स ऑफ ज्योग्राफी। एनीवे, थैंक यू। विनोद, आपने पुलिस डिपार्टमेंट को बड़े करीब से देखा है। जी सर। तो आपके हिसाब से पुलिस में क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? सर पुलिस कर्मियों की सर कमी है। दूसरा, वर्तमान समय में जो तकनीक है सर, वो तकनीक और संचार की सुविधाओं से उनको उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा सर जो पुलिस के अंतर्गत कर्मचारियों को जो सर्विस सीमा है, समय सीमा है सर, वो निर्धारित की जानी चाहिए उनके साथ सर। इसके अलावा सर बेहतर हथियार उनको प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए इत्यादि सर। तो अभी जो आपने जितनी बातें कही हैं, जो नया पैनल कोड आ रहा है उसमें कुछ बातों को इंक्लूड किया गया है या कुछ आइडिया है आपको नया पैनल कोड के बारे में? सर जो नई आप आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट आ रहा है, उसमें इन सब बातों को इंक्लूड किया गया है? कुछ आपने देखा है, कुछ आइडिया है? नहीं सर। नहीं, ओके। अच्छा, ये यूटीपीज के बारे में कुछ बता सकते हैं? अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। जी सर। सर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का जो मुद्दा है सर, वो मुख्य मुद्दा ये है कि अंडर ट्रायल के दौरान जो हत्याएं हो रही है सर, उसके कारण विवादास्पद बना हुआ है। दूसरा सर, जेल की जो दशाएं हैं सर, या तो उनके लिए अनुकूल नहीं है या फिर जो प्रताड़ना की स्थिति है वो ज़्यादा गंभीर है। तो ये सर समस्या बनी हुई है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए। मतलब जेल हमारे 60% से ज़्यादा इन लोगों से भरी हुई है, तो सरकार को उसका खर्चा उठाना पड़ रहा है। जी सर। तो उसमें सुधार की ज़रूरत है, जो यूटीपीज जो हैं उनके क्राइम एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, ये बताएं कि आईटी रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट इस साल पास हुए हैं।
जी सर। तो जो कि आईटी को अफेक्ट कर रहे हैं, वो बता सकते हैं क्या कौन कौन सा है? सर एक तो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट था, और दूसरा सर आईटी एक्ट को रिफॉर्म किया गया 2023 के तहत। इवन टेलीग्राफ टेलीकॉम एक्ट, हाँ, टेलीग्राम। तो इसके बारे में कुछ बताएं, डीएपी एक्ट के बारे में। सर इसका महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि डाटा प्राइवेसी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा सर अभी जो वर्तमान समय में जैसे दिल्ली एम्स में और मुंबई में जो कोविड का डाटा सर चोरी हुआ है, तो उससे संबंधित समझ से लोगों की निजता है सर, उसको भी बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, ताकि जो डाटा से संबंधित इसको स्टोर करना, इसको उपयोग करना और सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत इसकी बेहतर स्रोत के रूप में इसको कार्य लेने के लिए सर जो प्रावधान किए गए वो उसमें शामिल किए गए थे। और जो टेलीकॉम एक्ट है, क्या नया टेलीकॉम एक्ट है, क्या है? हाँ सर, टेलीकॉम एक्ट वो उसमें क्या है, उसमें क्या प्रोविजन है? सर सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं सर। विनोद, मोटे तौर पर अगर आप भारतीय इतिहास को देखें तो आप बता सकते हैं कि किस हद तक भारतीय या भारत के भूगोल ने भारतीय इतिहास की रूपरेखा लिखी है? सर अगर प्राचीन काल से देखा जाए सिकंदर के समय से, तो सिकंदर भारतीय भौगोलिक स्थिति के कारण सिकंदर जब आया पोरस पे उसमें आक्रमण किया तो वो जम्मू कश्मीर तक आकर सीमित रहा। इसके अलावा सर जो यहाँ के स्थानीय जो शासक थे, नहीं, वो ज्योग्राफी ने कैसे रोक दिया उसे? केवल एक सिंधु नदी ने, सिंधु नदी के पहले सिकंदर ने कई नदियों को क्रॉस किया। सर जो शासक सामने थे उसके सामने से बिंदुसार, अगर सर मैं सही बोल पा रहा हूँ तो, जिन्होंने आगे उसका सामना हुआ तो बिंदुसार का सामना नहीं हुआ, गनाना चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर के जाने के बाद यहाँ मौर्य वंश की स्थापना किया। मैं कह रहा हूँ कि अगर सिकंदर कहाँ तक आया था, आपने कहा कश्मीर इलाका, तो मैं मान ले रहा हूँ कि सिंधु नदी या झेलम या उसकी जो नदियां हैं सिंधु की ट्रिब्यूटरीज है, वहाँ तक आया था। पोरस नाम का राजा से अंतिम लड़ाई उसकी हुई थी, उसके बाद वो उसके पूर्वी इलाके में नहीं आया। तो इसके लिए आप भारतीय भूगोल को श्रेय देंगे या? सर जो शासकों के पास जो अस्त्र शस्त्र थे, उनके पास जो सेना थी और जो सेना के अंतर्गत हाथी की व्यवस्था थी, तो सर वो भौगोलिक उत्तरी भारत की भौगोलिक दशाई थी कि वहाँ पर लोहा हो गया। उत्तर पश्चिमी भारत में हाथी तो नहीं होते, हाथी तो पूर्वी इलाके में होती। उत्तर अंगाह गजाह श्रेष्ठा, हाँ सर, गंगा ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। अंग प्रदेश हुआ भागलपुर बिहार, जो पूर्वी बिहार बंगाल से सटा हुआ। जी सर। वहाँ के हाथी काफ़ी अच्छे नस्ल के माने जाते हैं, या आसाम इलाका है जी सर वहाँ के। तो उत्तर पश्चिमी इलाके में, सर पश्चिमी इलाके में सर गंगा नदी के क्षेत्र में सर चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो मगध के अंतर्गत था। तो वहाँ से उसको सर हाथियों की प्राप्ति होती थी, जिसका उपयोग युद्ध के अंतर्गत किया जाता था। अच्छा, तो चलिए मान लिया आपने हाथी को भी ज्योग्राफी का हिस्सा बना दिया। चलिए, और सर इसके अलावा सर जो भी तुर्की शासन या मुगलों का जो आक्रमण हुआ था सर, उसके अंतर्गत एक तो जो राजस्थानी क्षेत्र था वो उनको प्रभावित करता था, इसलिए सारे आक्रमण पंजाब या जम्मू कश्मीर के आसपास ही हुए वहाँ यहाँ पे। तो एक तो मुगल जहाँ से आ रहे थे वहाँ वो राजस्थान क्यों आते? वहाँ से तो नज़दीक उन्हें कई दर्रे मिले, उधर वहाँ से आएंगे, वो राजस्थान की जाने की क्यों कोशिश करेंगे? दिल्ली आ जाएंगे, धीरे धीरे राजस्थान गए ही। मुगल कहाँ से आ रहे थे? मुगल कहाँ से आ रहे थे? सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक। तो फिर सेंट्रल एशिया से वो राजस्थान क्यों जाएंगे? वो ऐसे ही घुस जाएंगे, पंजाब इलाके से घुस जाएंगे। सॉरी सर, एग्जैक्ट पता नहीं मुझे। अच्छा, और फिर उसके बाद ब्रिटिश या यूरोपियंस, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किस माध्यम से आया? सर वो समुद्री मार्ग से होकर आए। समुद्री मार्ग से होकर आए। तो वहाँ तक तो टेक्नोलॉजी आ गई थी, अच्छे शिप्स बन रहे थे, इसलिए वो समुद्री मार्ग से भी आ गए। और कोई वजह, कोई जानकारी उन्हें मिल गई थी समुद्री हवाओं की? हाँ सर। किस चीज़ की? सर जब मॉनसून विंड्स। सर वो मुझे सर जो शुरुआती यात्री आए थे भारत में उनका पता नहीं है। तो वो जब वापस जा रहे थे तो उनको
जो मानसूनी हुआ उन्होंने तो सपोर्ट किया था इसको, उनको कम ईंधन या फिर कम जो मेहनत थी उसकी ज़रूरत पड़ी उनको जाने में, उन्होंने सहायता की। उसी के आधार पर ये वापस आपने लिखा है कि आप रीजनल फूड बनाते हैं। जी सर। When does a local cuisine become regional cuisine? लोकल और रीजनल में फर्क आपको दिखता है? लोकल खान पान और रीजनल खान पान। सॉरी सर। When does a locality become a region? REGION। सर जब उसकी प्रसिद्धि ज़्यादा हो जाए या फिर वो ज़्यादा क्षेत्र के अंतर्गत उसका प्रभाव। रीजन बड़ा या लोकल? लोकल का रीजन बड़ा सर। ठीक है, लोकल छोटा, रीजन बड़ा। जी सर। ठीक है, तो आप कभी बताइए भारतीय इतिहास में जब छोटी लोकेलिटीज एक रीजन का स्वरूप ले लेती है। जैसे सर मराठा साम्राज्य। ठीक है, ओके, पॉलिटिकल कारण से भी रीजन बन जाता है। जी सर। महाजनपदों का नाम सुना है आपने? हाँ सर। कितने महाजनपद थे? 16। 16 महाजनपद थे। वो सभी क्या आप कहेंगे, लोकेलिटी कहेंगे या रीजन्स कहेंगे? पहले लोकेलिटी थी, फिर बाद में मगध बाद साम्राज्य। में वो जनपद को लोकेलिटी कह सकते हैं, महाजनपद रीजन्स हो गए। ठीक है, तो वैसे ही खान पान में लोकल खान पान और रीजनल खान पान, शायद शब्दावली में कुछ कमी है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लोकल क्विजीन और रीजनल क्विजीन में फर्क होता है। साइबरनेटिक्स से क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज साइबरनेटिक्स? आप कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं। जी सर। व्हाट इज साइबरनेटिक्स? साइबर नेटवर्क से संबंधित। जब किसी चीज को परिभाषित कर रहे हैं तो वो शब्द का तो नहीं प्रयोग करना चाहिए। व्हाट इज फुटबॉल, तो फुटबॉल से तो आप नहीं समझाएंगे मुझे। साइबरनेटिक्स का संबंध सर समझ नहीं पा रहा हूँ। नेटिक्स। मैं वही पूछ ही रहा हूँ कि साइबरनेटिक्स से आप क्या समझते हैं। सॉरी सर। अच्छा, ठीक, थैंक यू। विनोद, आपने ज्योग्राफी एज ए मेन लिया था। जी सर। जी मैम। इसमें जीआईएस टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसका फुल फॉर्म जानते हैं? हाँ मैम। हाँ, क्या है? भू सूचना प्रणाली। ओके Geography। ओके, हाँ। सो इसमें क्या क्या मेथोडोलॉजी होती है, क्या चीज़ यूज होती है इसमें? व्हाट इज द मीडियम ऑफ जीआईएस? सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है मैम इंडिकेशन के लिए, किसी क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानने के लिए, उसकी लोकेशन को पता लगाने के लिए। क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं? जी मैम। किया किस तरह से पता चलेगा? मैम उस जगह, जिस जगह की हमें देखनी है जलवायु परिवर्तन के बारे में, तो वहाँ के तापमान, वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, वन क्षेत्र में कमी आई है, बढ़ा है, तो ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करके हम जीआईएस का उपयोग जलवायु परिवर्तन की सूचनाएं प्राप्त करने में कर सकते हैं। तो जैसे नेचुरल डिजास्टर्स का रीज़न एक बड़ा है क्लाइमेट चेंज। जी मैम। इसमें कौन सा एक ऐसा डिजास्टर है जो क्लाइमेट चेंज से नहीं होता? पहले ऐसे नेचुरल डिजास्टर बताइए, कौन कौन से आपके दिमाग में आ रहे हैं? जैसे मैम जलवायु परिवर्तन हो गया एक, तो नेचुरल डिजास्टर, ये तो क्लाइमेट चेंज है ना। तो उसमें मैम बाढ़ आ गई, बाढ़ हो गई, और एलनिनो और लानिनो की जो परिस्थितियाँ उनमें बदलाव हो गया, वनीकरण का ह्रास हो गया। इसके अलावा से मैम सूखा भी इसमें इसके अंदर आता है, दुर्भिक्ष भी इसके अंदर आता है, हाँ। चक्रवातीय दशाएं होगी वो भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। और वॉल्केनिक इरप्शन है, जी मैम। वो नेचुरल डिजास्टर है? नहीं मैम। वॉल्केनिक इरप्शन नेचुरल डिजास्टर नहीं है। मैम उसकी दशाएं नेचुरल यानी जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं होती, वो एक हाँ, मतलब पृथ्वी की- डिजास्टर तो है ना। जी मैम। हाँ, क्लाइमेट चेंज से होता है कि नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन है। जी मैम। ठीक है। एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है जो हाइड्रोकार्बन, जो कन्वेंशनल रिसोर्स है, वो जियोपॉलिटिक्स का स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन गया था अब तक के उसमें सिनेरियो में। अब एनर्जी ट्रांजिशन के सिनेरियो हम लोग को एक्सपीरियंस कर रहा है पूरा वर्ल्ड। अब कौन सा रिसोर्स बनेगा स्ट्रेटेजिक रिसोर्स?
मैम इसमें सोलर एनर्जी भी आ गई, हाइड्रोजन ईंधन भी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी भी इसमें आ रही है। एक रिसोर्स जो हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस करेगा, करने का पोटेंशियल रखता है, और क्यों? मैम हाइड्रोजन ईंधन है। हाइड्रोजन जी मैम, क्यों? क्योंकि इसकी पृथ्वी पे लगभग 72% स्थान पर जल की उपस्थिति है, और इसको जल से इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा अलग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उत्पन्न किया जा सकता है। तो सर काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है ये। सैंड भी एक और रिसोर्स है जी मैम। जो बैटरीज में यूज होता है। हाँ मैम, सोलर पैनल बनाने में उपयोग किया जाता है। हाँ, आपको नहीं लगता कि वो रिप्लेस कर सकता है? उसकी टेक्नोलॉजी मैम ग्रीन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइजर द्वारा करने में काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी टफ और ज़्यादा कीमत वाली है। सैंड को अगर सोलर पैनल जैसी चीज़ों में, बैटरी में कन्वर्ट किया जाए वो। तो आपके हिसाब से ग्रीन हाइड्रोजन विल टेक ओवर ऑल अदर ट्रांजिशंस? अगर मैम ये इस पे ज़्यादा प्रयोग किया जाए तो शायद हो सकता है, संभावना नहीं है मैम। ओके। प्रिजनर्स डिलेमा के बारे में सुना है आपने? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। किचन गार्डनिंग करते हैं आप? जी मैम। किचन गार्डनिंग और कुकिंग द रीजनल फूड, इसमें कोई लिंकेज आपको समझ में आ रहा है, या आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है? जैसे मैम हम हमारे घर में जो भी सब्जियां बनाते हैं तो उनमें लोकल जो हमारे किचन गार्डनिंग, जैसे मतलब बाहर जो बाहरी क्षेत्र है घर के बाहर का, तो वहीं से ज़्यादा उपयोग करते हैं उसमें लोकली। क्या क्या उगाते हैं? जैसे वर्तमान में मैम गाजर हो गया, मूली हो गया, जो मीठी सरसों आ गई, मीठी मेथी आ गई। इसके अलावा जो 12 महीने के बिनताक बैंगन के पौधे होते हैं वो हो गया। ऐसी तो जो किचन में उग रहा है उसी से आप फूड बना लेते हैं? जी मैम। उसी से रिलेटेड आपने ये दोनों हॉबीज लिखी हैं? हाँ मैम। ओके। अच्छा, अभी आप लोग सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे थे। जी सर। सेमीकंडक्टर्स को लेकर बहुत विवाद है, बहुत तरह की समस्या है। उसको सुपर कंडक्टर से क्यों नहीं रिप्लेस करते रहे? सर सुपर कंडक्टर एक ऐसी स्थिति होती है जब उसको क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर पे ले जाया जाए, जब सेमीकंडक्टर को, तो वो सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो उसमें लॉस की जो सर हानि है, जो हानि होती है उसमें सर, वो बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है। क्या हो जाती है? न्यूनतम सर, सेमीकंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिकल लॉस है तो वो भी न्यूनतम हो जाता है सुपर कंडक्टर के अंदर। तो सुपर कंडक्टर पर ही फोकस करना चाहिए। व्हाई टू बॉदर फॉर सेमीकंडक्टर्स? सर सुपर कंडक्टर के बनाने के लिए सर जो टेक्निक है, या फिर उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पे स्टेबल रख पाना, तो सर वो एक समस्या बनी हुई है अभी तक। इस पे प्रयोग किया जा रहा है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सर विनोद, आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बाय ट्रेनिंग आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़े दूसरे लेवल की होगी इंटरव्यूअर्स की। जी सर। तो वहाँ आप काफ़ी पीछे पाए गए, ठीक है। ये हैपनिंग सेक्टर है आज के दिन, और इसमें जो आपके आंसर्स का जो लेवल होना चाहिए था वो लगभग कटिंग एज होना चाहिए था। वो आपका बड़ा सुपरफिशियल, सरफेसी आपने उत्तर दिए उस सेक्टर्स में। इस सेक्टर्स में आपकी तरफ से काफ़ी इंसाइसिव आंसर्स आ सकते थे, ठीक है। तो डोमेन एक्सपर्टीज जो आपका है कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इसमें आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, इसमें आप बढ़ाइए। दूसरा है जो एक्सप्रेशन है आपका, फेशियल एक्सप्रेशन, वो मतलब समझ में नहीं आ रहा। व्हाई आर यू सो फियरफुल ऑफ द बोर्ड? ऐसा लग रहा है एक्सप्रेशन से कि आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हाँ, ऐसा है? ऐसी मनस्थिति है? नहीं सर, नर्वसनेस है सर। नर्वसनेस है? सही में है या प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है? सर ऐसा ही ऊपर कर तुम सिक्कर वाले हो यार। सिक्कर इज द गॉड ऑफ कंप्लीट आर्म फोर्सेस। योर डैड इज इन पुलिस, यू हैव डन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्बिनेशन, Delhi, you should be the most confident in this world here.
हाँ ऐसे थोड़ी होता है डर नहीं डर सर, रहे हो। मैं No, no. शुरू से गया, अपने पापा से बोला नहीं, तो मेरी थोड़ा- अभी तक झिझक का थोड़ी, किसी के सामने जब फर्स्ट बार आता हूँ तो मेरे होता है नर्वसनेस। अच्छा, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक आपके फेस को रीड कर कर मैं समझ पा रहा हूँ कि आप थोड़े नर्वस हैं, और मन स्थिति आपकी कैसी है कि आप सही में नर्वस हैं या ऐसा दिख रहा है? नहीं सर, हूँ नर्वस, क्योंकि हूँ, मैंने क्यों 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 नर्वस है, वजह? कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग शायद मैंने इतना पढ़ा नहीं है अभी तक, अच्छा, क्योंकि मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ, जैसे राजस्थान सीख कर अपना डिस्ट्रिक्ट डेफ हो गया वो, तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है 1 महीने का, मैं बाद में पढ़ लूँगा इसको आराम से। हाँ तब तो खैर बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, आप जानते हैं कि उसका निदान कैसे किया जाएगा, पढ़ेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। थोड़ा एक्सप्रेशन जो है ना उसको कंप्लीट कीजिए, ब्रोकन सेंटेंसेस बोलते हैं, फ्रैगमेंटेड सेंटेंसेस बोलते हैं, उसको कंप्लीट बोलिए, पूरे सेंटेंस को बोलिए, और थोड़ा सा लिप मूवमेंट, इट्स कंसिडर्ड अरिस्टोक्रेटिक कि अगर आपका अपर लिप नहीं मूव करता है, दैट्स गुड, बट कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। हाँ, प्रॉब्लम है सर, पिछले मौके में भी यही थी सेम, यही स्थिति थी, किसी ने बोला था यही बात? लगभग सभी ने, मैंने काम भी किया इस पे, सामने कांच पे सामने बैठ के, लेकिन सर ये होता नहीं है नर्वसनेस की वजह से, वही कंडीशन। हाँ हाँ, अच्छा, दिस शोज बैठो, थोड़ा सांस, जब भी कोई बोलता है उसका 2 मिनट रुक लो, डोंट इंस्टेंट मत जवाब दो उनको, जी सर। एक सांस छोटा लेके, एंड देन यू स्पीक लिटिल लाउडर, सिंस यू आर पुटिंग ऑन अ टाई और पुटिंग ऑन दिस थिंग, एंड सिंस यू आर कॉन्शियस, देन थोड़ा जोर से बोलोगे तो अपने आप यू विल दिस, अदरवाइज वी कांट मेक आउट आल्सो तुम क्या बोल रहे हो, एटलीस्ट आई वाज नॉट एबल टू मेक आउट। ठीक है, और वहाँ शो यू नो मोर देन अस, वेरी सिंपल, दिस इज द बेसिक कांसेप्ट होना चाहिए आपको। वहाँ जो औसत उम्र होगी ना इंटरव्यू मेंबर्स की, वो ज़्यादा होगी यहाँ से, वो तो परेशान हो जाएंगे इतना धीरे बोलोगे तो, 5 मिनट में बोलेंगे कि चलो ठीक है जाओ। तो थोड़ा ये भी देखना है कि आप दूसरे लोग आपको समझें जो आप बोलना चाह रहे हैं। एक तो वैसे ही तुम इतने मितभाषी हो, कम बोलते हो, हाँ, तो थोड़ा जोर से बोलो, और अभी देखो हंस रहे हो, अच्छे लग रहे हो, हाँ, ये मुस्कुराहट से नंबर नहीं कटने वाला है, तो थोड़ा मुस्कान चेहरे पर रखो। मेरा एक सजेशन है कि जब तक तैयारी पूरी नहीं हो जाए मॉक में अपीयर मत हुआ करो, ठीक है सर। उससे बहुत सारी निगेटिव बात आएगी तो और प्रेशर पड़ेगा। फर्स्ट यू प्रिपेयर, डेफ पूरी तरह तैयार हो जाए, अपना सब्जेक्ट पढ़ लिया, जब अंदर से लगेगा कि नहीं मैं अब आंसर दे सकता हूँ, करंट भी देख लिया, देन यू अपीयर इन मॉक, तो ज़्यादा फायदा होगा उससे, जी सर। है ना। ऐसे क्या होगा कि नर्वस वो डर बना रहेगा ना कि कहीं इलेक्ट्रॉनिक से पूछ दिया जाएगा तो मैं क्या बोलूँगा। और दूसरा एक नहीं, और, तुम हमसे ज्यादा, हम लोग तो जेनरिक पूछ रहे हैं, तुम्हारा डेप्थ नॉलेज है, जो बोल रहे हो समझो कि मैं सही बोल रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सुनाओ, वो नहीं हो पा रहा है आपका। तुमने ज्योग्राफी पेपर लिया है, इसलिए हम लोग ज्योग्राफी पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नन ऑफ अस आर फ्रॉम ज्योग्राफी बैकग्राउंड। हमें ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, हमें बस टर्म पता है, हमें कुछ नहीं आता। तो इसलिए अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो और बोलो। क्लास 11 में जो पढ़ लिया उसका पढ़ लिया, खत्म। आई डोंट नो एनीथिंग। इसलिए इस दबाव में मत रहो कि तुम तो एक्सपर्ट हो, तुमने जो बताया है उसी पर पूछ रहे हैं, ठीक है। और एक और तरीका जो हमेशा ध्यान में रखना, एक और नजरिया, कि जब भी कोई बड़ा प्रश्न पूछा जाए, वृहत जिसका स्कोप हो, जैसे मैंने पूछा था कि हिस्ट्री किस हद तक भूगोल ने प्रभावित किया है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पर रुक कर उसके डिटेलिंग में क्यों फंस रहे थे सिकंदर और पोरस में? एक बात बता, टच एंड गो। उसके बाद इतना पूरा इतिहास पड़ा हुआ है, उसके पहले का था उसने तो वो तो तुमने छोड़ ही दिया, शुरू ही किया सिकंदर से, और उसमें फिर पोरस और इधर बिंबिसार बिंदुसार कहाँ कहाँ, उसकी ज़रूरत नहीं थी। जो पॉइंट है ज्योग्राफी का वो बोलो कि भाई ये है, वहाँ से सेना उसकी थक गई थी, ज़्यादा ईस्ट नहीं आ सकता था, यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस दूसरे थे, फिर दूसरा बताओ, फिर दूसरे ये पर जाओ। जी सर। तो अननेसेसरीली जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, उससे एक पर्सनालिटी का एक पक्ष उजागर होता है, दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर, और डिटेल्स छोटे छोटे चीज़ों में उलझ जाते हो, ठीक है। तो वो उससे बचना है, बिकॉज दैट टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनैलिटी, ठीक है सर। ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है तो मेजर पॉइंट्स में उसको बस आंसर करो, ठीक है। ठीक है सर। फर्स्ट टू प्रिपेयर, पहले एक बार अच्छे से तैयारी करो। कब इंटरव्यू?
12 फरवरी। बहुत टाइम है, अभी आराम से तैयारी करो, है ना। उसके बाद फिर टेक 10 डेज टाइम, 10 दिन में आराम से तैयारी करके तब मॉक देना, ठीक, ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक्स।